जय दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के पेपर के बारे में। और इसका एक पार्ट अपलोड हो गया है, आज दूसरा पार्ट है, और 2023-2022 का पेपर अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी से हर वीडियो में बताता हूं कि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, तो आपको 20 दिन, एक महीना, जितना भी समय बचा है आप सभी के लिए, आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। बस आपको क्या करना है, 10 साल का आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और करंट अफेयर सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम 35, 40, 45 सवाल आते हैं करंट अफेयर से। दोस्तों, पीवाईक्यू सॉल्व करने का बहुत फ़ायदा है, बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब रिपीट होता है, कई सारे सवाल रिपीट होते हैं, और आपको एग्जाम का पैटर्न पता होता है, सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ आपको मालूम होगा। और जैसा मैं हर वीडियो में विस्तार से समझाता हूँ, विस्तार से बताता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। चाहे आप ले आइए कोई बुक, या फिर अगर आपको बुक नहीं लाना है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए बस। और कुछ नहीं करना है, अगर समय मिले तो थोड़ा बहुत चाहे पढ़ लीजिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का पार्ट 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 2 2021 का। 1 से 18 साल तक हो गया है। आज बात करेंगे सवाल नंबर 19। इससे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब देखिए दोस्तों, ये सवाल रिपीट हो सकता है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बस। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ध्यान देना। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो वहाँ पर पीवाईक्यू का ही प्रैक्टिस सेट होता है। बस वो चाहते हैं कि आप उनको पैसा दो, 300, 400, 500 रुपया, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो 10,000, 15,000, 20,000, 5,000। तो अगर आपको पैसा अच्छा खासा है तो बेशक जाइए, 15-20 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया दीजिए, और आराम से टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करिए। अगर इच्छा है पढ़ने की तो यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल सवाल नंबर 19 से आप सभी के सामने यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोक नदी। ठीक है, ये हिस्सा नहीं है गंगा बेसिन का। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं हम लोग। जोक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, या महानदी की सहायक नदी है। अब आपको एक सवाल और इसमें मालूम हो चुका है, कभी पूछ ले कि जोक नदी किस नदी का हिस्सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो है महानदी। ठीक है, इसका उद्गम, यानी कि जो ये कहाँ से निकलता है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका उद्गम सोनबेरा पठार, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से होता है। अब एक सवाल और मिल गया, कभी पूछ ले कि सोनबेरा पठार कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। अब दोस्तों, मैं जिस तरह समझाता हूँ ना, शायद अब मैं क्या बताऊँ, शायद ही कोई समझाता होगा, मैं हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा आप सभी को। अब आपको 2-3 सवाल और भी मिल चुका है, क्या कि जो है कि जोंक नदी कहाँ का, मतलब किस नदी का सहायक नदी है, तो हो जाएगा महानदी। और ये कहाँ से इसका मतलब उद्गम होता है, तो हो जाएगा सोन बेरा पठार। अब ये सोन बेरा पठार का, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, अब ऐसे चीज़ों को याद करो। ठीक, आगे और बात करेंगे। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ में महासमुंद तथा बलौदा बाजार का क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अच्छा, ये तो मालूम हो गया भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये सब क्या है, ये सब नदी किसका हिस्सा है। तो पुनपुन नदी, यानी कि पॉइंट नंबर ए वाला, अजय नदी और जलांगी नदी, ये जो है दोस्तों, ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, तो कभी ये भी पूछ ले कि जलांगी नदी किसका, मतलब किस नदी का हिस्सा है, तो मालूम होना चाहिए गंगा बेसिन का, और ये भी मालूम होना चाहिए अजय नदी और पुनपुन नदी। आपको इतना सारा कुछ मालूम हो गया। प्रश्न नंबर 20 से, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिल्का। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का है। उड़ीसा राज्य में स्थित यह झील भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो ये भारत की नहीं बल्कि जबकि एशिया का भी सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो ये चीज़ ध्यान देना, खारा पानी मीठा पानी फ़र्क होता है, तो खारे पानी का के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित। अब इसके बारे में तो मालूम हो गया भाई, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन है, कभी भी इसके बारे में पूछ ले। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। ये महाराष्ट्र में स्थित है और ज्वालामुखी के द्वारा ये झील का उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और कभी पूछ ले कि उलर झील के बारे में, तो इसके बारे में जान लो। उलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो उलर ले कभी पूछ ले तो ध्यान देना, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। ठीक है, अगला सवाल, एक तरफ भारत के राज्य है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी, यानी कि कौन से भारत के राज्य में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सबसे पहला है तमिलनाडु, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि डोडा बेटा चोटी। ये चीज़ ध्यान देना। अगले सवाल कह रहे हैं, अगले साल या फिर इसी साल 2024 में ये भी पूछ सकता है एक अलग सवाल बना के कि टोडा बेटा चोटी ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको
4 नाम है, 4 सवाल, इसका मतलब यहाँ पर आपके और भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, राजस्थान का संबंध हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, नागालैंड का संबंध हो जाएगा सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर कहा गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें खैर वही सवाल है जिस तरीके से हम लोग पिछले कई वीडियो में बात किए हैं। एक है अभिकथन, एक है कारण। दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। ए में है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आर में है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब दोनों पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा, अब आइए उत्तर की बात करते हैं। 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि ए पॉइंट भी सही है, आर पॉइंट भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो आर है, जो कारण है, वो ए के बारे में सही बात बताता है, यानी कि इसका कारण, देखो दोनों पॉइंट तो सही है लेकिन आर जो है ए के बारे में भी सही बातें बताता है। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है वो पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। अब एक चीज़ और मालूम हो गया, कभी पूछ ले कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये एक मिनट, पहुनरी, ये है, ध्यान देना, पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ओके, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। ठीक है, यह सिक्किम हिमालय में घाटियों तथा रैपिड्स के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में तीस्ता अपने दाहिने किनारे पर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जहाँ से नदी के जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर यह पद्मा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इतना कुछ आपको मालूम हो गया। 23 है, लिखा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है इसका संबंध कांची नदी से नहीं है। अब आइए जान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, अगर डी वाला सुमेलित नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी कहीं ना कहीं सुमेलित होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर स्थित है, ना कि कांची नदी पर। इसके नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है कांची नदी पर ना स्थित होकर ये कहाँ स्थित है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी ध्यान देना है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ प्रपात को लोधा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको लोधा नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लेना। इसकी ऊंचाई 469 फीट है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो कांची नदी पर क्या स्थित है ये भी जान लो। देखिए, इसके बारे में तो मालूम हो गया, अब इसके बारे में तो जान लो। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कौन सा, दसम, लिख देता हूँ, दसम। ठीक है, तब इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। कहिए तो और आपको सभी को विस्तार से बता देता हूँ। ध्यान देना, ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित हैं। कौन सी, एक बूढ़ा घाघ जलप्रपात और दसम, ये दोनों झारखंड में ही हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, अब ये तो मालूम हो गया कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, मतलब कौन से नदी पर है, तो ये है सुवर्ण रेखा नदी। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि दोस्तों कि सुवर्ण रेखा नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी झारखंड में है, ये भी ध्यान देना। और यहाँ पर क्या लिखा है, चचाई जलप्रपात, तो ये कहाँ पर है, ये मतलब किस पर स्थित है, तो ये बीहड़ नदी। अच्छा, अगर पूर्ण बीहड़, तो मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, लिख देता हूँ MP। एक है धुआंधार जलप्रपात, इसका संबंध हो जाएगा नर्मदा नदी से, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो इतना कुछ मालूम है, इतना कुछ जान लो। अगला है NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2, यानी कि यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है, थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लेते हैं इसमें। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तृत है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। सवाल 25 है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का। अब चिल्का जो है ये कहाँ पर स्थित है, आइए जानते हैं, ध्यान सुनना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। या दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। या एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून है। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा तथा गंजाम जिले में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है।
कुलेरू झील का संबंध, अब इसके बारे में जान गया, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा मैं बता देता हूँ। कुलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है तथा किल्ली वैली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, तो इतना कुछ मैंने बता दिया, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और पुलिकट झील का संबंध है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम विक्षोभ। ठीक है, तो पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार कर करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। ठीक, अगला सवाल, एक तरफ लिखा है खनिज अन्वेषण अभिकरण, दूसरा है मुख्यालय, तो बताना है कौन सा कहाँ पर स्थित है। पहला है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, यानी पॉइंट नंबर 4, एक मिनट, यानी कि पॉइंट नंबर 4 से। दूसरा है राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, ये हो जाएगा नागपुर। तीसरा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये हो जाएगा हैदराबाद। और लास्ट में है लिमिटेड राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी, ये जाएगा भुवनेश्वर, पॉइंट नंबर 1 से। अगला सवाल, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ देश, तो बताना है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कौन से देश में स्थित है। तो पहला आता है माउंट रेनर, इसका संबंध हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा है माउंट एटिना, इसका संबंध हो जाएगा इटली से। तो तीसरा है माउंट पेरिकुटिन, इसका संबंध हो जाएगा मैक्सिको से, यानी पॉइंट नंबर 3 का ये हो जाएगा। और तो चौथा है माउंट एपो, इसका संबंध हो जाएगा 3, यानी कि फिलीपींस से। अब आपको 4 नाम मालूम हो चुके हैं, कभी भी 2024 2025 में कभी भी एग्जाम होगा, कहीं पर कोई एग्जाम है तो ये पूछा जा सकता है अलग सवाल बना के, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अगला सवाल है 29, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। तो अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो बता देता हूँ, सी में लिखा हुआ है जापान। ठीक है, ओके, नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। यह लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा को रायो हाकू पर्वत तथा दक्षिण में इसे बे द्वारा चिन्हित किया जाता है। नोबी का मैदान होन्सू द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नागोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। इतना कुछ मैंने बता दिया और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल और भी था लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? यहाँ ध्यान देना, पूछा गया नहीं, तो ऐसे सवालों पर विशेष रूप से ध्यान दिया करो। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीरिया। ठीक है, अगर ये स्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया, ये तीनों देश काला सागर के तट पर स्थित होगा। ठीक है, आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर में, देखो ध्यान सुनना, काला सागर के पश्चिम में दोस्तों बुल्गारिया तथा रोमानिया स्थित है। उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन है। दक्षिण में तुर्की है। ठीक है, काला सागर यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है, ये भी मालूम होना चाहिए। 31 है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी पहले सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ठीक है, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारतीय व प्रशांत महासागरों के बीच ओशेनिया में स्थित देश है। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, जिनमें सुमात्रा, जावा, सुलावेशी तथा बोर्नियो व न्यू गिनी के कुछ भाग शामिल हैं। इसके मुख्य द्वीप जो पश्चिम से पूरब हैं वो इस प्रकार हैं जो अभी हम लोगों ने बात किया, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है, और 2 नाम और आते हैं जैसे कि इरियन तथा जया। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया को मसालों का देश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देना। तो कभी पूछ ले कि मसालों का देश किसे कहा जाता है, तो इंडोनेशिया। 32 है, सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 वाला, ये वाला। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद बहुत, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग को आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ऐसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा लंबा मत किया करिए, तो यार मैं जानबूझकर लंबा नहीं करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। और अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप सभी का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, फिलहाल कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? यहाँ ध्यान देना, अवस्थित नहीं पूछा गया है। 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक मिनट वाला सी, यानी कि माडीरा। तो माडीरा द्वीप उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 801 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचल, और इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, कैरिबियन सागर
मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर से सटे जल का एक पिंड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 34 है कि मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक वाला पॉइंट, यानी कि मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये बात सही है। तो ध्यान देना कि मिकांग नदी पृथ्वी की 12वीं सबसे लंबी नदी है, जो 2700 मील से अधिक की दूरी तय करती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ज़्यादा कुछ इसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है। 35 है, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पेट्रोलियम। तो अनविनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिन्हें मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक विकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर अविनीकृत नहीं कर पाता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा होते हैं। अब आपको मैंने नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बता दिया और अनविनीकृत के बारे ऊर्जा के बारे में बता दिया, दोनों ध्यान देना। ठीक है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है सही सुमेलित नहीं है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शामल का संबंध, यानी कि स्थानीय पवने के नाम एक तरफ और स्थान, यानी कौन से स्थान पर कौन सी पवन के क्या नाम है। तो शामल जो पवन है ये ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रिया में इसका मतलब स्थानीय नाम नहीं है इस पवन का। तो फिर क्या है, तो शामल ऑस्ट्रिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं बल्कि यह अरब, ईरान एवं इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा। ठीक है। और लेविस का संबंध हो जाएगा स्पेन, ये सही है। और ब्रिक फिल्डर का संबंध हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कन्फ्यूज मत होना। ब्लैक रोलर स्थानीय पवन जो है ये कहाँ का नाम है, तो ये उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अलास्का जो स्थान है वहाँ पर कोरयाक जनजाति जो है संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कोरयाक जनजाति कहाँ संबंधित है, तो कोरयाक जनजाति पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति है। किसकी, चुकची, चुकची। ठीक है। इसका मतलब ये संबंधित नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी, सी और डी ये कहीं ना कहीं संबंधित है। तो ये 3 नाम और भी याद कर लेना, एक तो पता चल गया, 3 और भी मालूम हो गया। 38 से निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लातविया। ठीक है। तो लातविया एक प्रमुख कोको उत्पादक देश नहीं है। लातविया की प्रमुख फसल राई है, ना कि कोको। कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में काकाओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फसलों के बीजों को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको को 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अक्रीडलो जो कि दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः पाए जाते हैं, और एक होता है फॉरेस्टो जो कि अफ्रीका में मुख्यतः पाए जाते हैं। कोको के शीर्ष उत्पादक देश हैं आइवरी कोस्ट, घाना, ब्राज़ील, कैमरून और डोमिनिकन गणराज्य। ठीक है। इतना कुछ मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय अवस्था। ठीक। तो नगरीकरण प्रक्रिया को आरंभिक अवस्था, त्वरण अवस्था तथा अंतिम अवस्था में विभाजित किया जाता है। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। 40 से निम्न में से किस स्थान में भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास। तो भारत का प्रथम नगर निगम 1688 में मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में इसी तरह के निगमों का गठन किया गया था। 41 से जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। आसान सवाल है, इसका उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं नहीं दूंगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 17 जो है पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और मिजोरम का हो जाएगा 52, और कौन सा बच्चा, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा
एक मिनट, हाँ, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 123। पश्चिम बंगाल का तो फिलहाल बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अगर बात कर लें पूरे हिंदुस्तान में, तो वो जाएगा बिहार का, तकरीबन 1106 है। ठीक है, यानी कि वह 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। और सबसे कम देखा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, जो वहाँ पर है 17। अगला सवाल नंबर 43, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों पॉइंट से, यानी कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ठीक है, तो ध्यान देना कि जन्म दर एक निश्चित समय में एक जनसंख्या में पैदा हुए व्यक्तियों की जनसंख्या होती है, सभी लोग जानते हो। शहरीकरण शिक्षा तथा काम में उच्च जुड़ाव के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास से जुड़ा है, जिससे जन्म दर कम होती है। ऊंची साक्षरता दर के द्वारा उच्च जन्म दर की हानियों को समझने का ज्ञान प्रबल होता है, जिससे जन्म दर को निम्न करने में सहायता मिलती है। तो आज का ये दोस्तों ये था वीडियो। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, अंतिम में कितना सवाल हम लोगों ने किया, कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आया, तो आज हम लोगों ने बात किया सवाल नंबर 19 से लेकर 43 तक। तो आइए देखते हैं कितना सवाल हम लोगों ने टोटल किया। तो मैं एक एक पॉइंट करके बताऊँगा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 2 24 सवाल हम लोगों ने किया। ठीक है, 24 सवाल में से आज 24 सवाल में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल सिर्फ आया है आपका इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल आया है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक, और कितना हो गया 20, और 4 सवाल आपका आया है 20, हाँ 4 सवाल आपका आया है। ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन जनसंख्या से संबंधित, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है। तो दोस्तों यह आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।